नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग राजनीति शास्त्र से केंद्र राज्य के संबंध के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो इससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब चलते हैं प्रश्नों पर। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। तो यह है 6 मास से अधिक नहीं, बी है 2 वर्ष से अधिक नहीं, सी है 1 वर्ष से अधिक नहीं और डी है असीमित काल तक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ए है अनुच्छेद 262 के अनुसार, बी है अनुच्छेद 263 के अनुसार, सी है अनुच्छेद 264 के अनुसार और डी है अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्जातीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी, इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वयन के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इनकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? ए है संसद द्वारा, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा और डी है क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है? ए है संवैधानिक, बी है संसदीय कानून, सी है योजना आयोग की अनुशंसा, डी है मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, संवैधानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा के अध्यक्ष, डी है प्रधानमंत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था यानी संस्थाएं हैं? तो एक है राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 है राज्यपाल सम्मेलन और 3 है आंचलिक परिषदें, 4 है अंतर्राज्यीय परिषद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए में दिया है 1 और 2, बी में 1 और 3, सी में 3 और 4, डी में 4। तो क्या होगा इसका उत्तर? अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई है, अतः ये अधिक संस्थाएं हैं, विधिक संस्थाएं हैं। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? ए है संविधान द्वारा, बी है संसदीय कानून द्वारा, सी है सरकारी संकल्प द्वारा, डी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से में 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिम का गठन किया गया।
वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो ये जो है निगेटिव प्रश्न है। यह एक संवैधानिक संस्था है। बी है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। सी है यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। 2 है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी में दोनों है 1 तथा 2 और डी में न तो 1 और न ही 2 है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। बी है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सी है नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। डी है राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। अन्य सभी विकल्प सही है, यही ये जो है ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ए है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य। बी है विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य। सी है केंद्र तथा राज्यों के मध्य। डी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। V शिवरामन तथा SR सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? ए है V शंकर, बी है K हनुमंतैया और सी है डॉक्टर SR सेन। डी है OB अलगेसन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, डॉक्टर SR सेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था वे अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ए है 1983, बी है 1984, सी है 1985, डी है 1987। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? ए है राजस्व वितरण से, बी है राष्ट्रपति की शक्तियों एवं
कार्यों से, सी है संसद की सदस्यता से, और डी है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? ए है पुंछी आयोग, बी है सरकारिया आयोग, और सी है राधाकृष्णन आयोग, डी है मोइली आयोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है बी उत्तर हो जाएगा, सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो ये है पुंछी आयोग, बी है राजमन्नार समिति, सी है कोठारी समिति, और डी है सरकारिया आयोग। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ ए दिया है सरकारिया आयोग, बी दिया है राजमन्नार समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, और डी पुंछी आयोग। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन जो है वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। शेष तीनों राज्य संघ संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह है अनुच्छेद 257, बी है अनुच्छेद 258, सी है अनुच्छेद 355, डी है अनुच्छेद 356। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 257 यानी 257। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ए है भाग 10, बी है भाग 11, सी है भाग 12, और डी है भाग 13। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भाग 12। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रश्नगत भाग इस प्रकार से है। तो 10 जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो है विधायी और प्रशासनिक संबंध से है, और भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद विवाद, और 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। यह है अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, बी है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, सी है अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, डी है अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो क्या होगा उत्तर इसका? केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 यानी संघ और राज्यों के मध्य राजस्वों का विवरण के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगम स्रोत का विवरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन अस्थायी न हो
तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ए है अनुच्छेद 268, बी है अनुच्छेद 269 और सी है अनुच्छेद 270, डी है अनुच्छेद 271। तो ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 तथा प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 क में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, अनुच्छेद 270। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के जो है प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और वे अपना बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।